10 अगला 101 तो सुबह हुआ था, अब 102 करेंगे। अच्छा चलें जी, लेट्स स्टार्ट। लॉसेस के चैप्टर में आए, ज़रा थोड़ी देर वेट कर लें बच्चों के आने का, फिर प्रॉपर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पेज नंबर 300, 300 सफ़ा नंबर। एग्जाम्पल नंबर 3, ओके। जब पॉजिटिव साइन आ जाए तो येलो साइन को देखेंगे, और जब नेगेटिव साइन आ जाए तो स्काई ब्लू लाइन को देखेंगे। और अगर कोई माइनस होने वाली फिगर माइनस ना हो सकी इस साल, तो फिर हम देखेंगे कि तीसरा रूल क्या कहता है कैरी फॉरवर्ड के बारे में। ओके, पेज नंबर 297। बिजनेस ऑब्वियसली नॉन स्पेक्यूलेशन होगा, क्लियर। अब ये जो बिजनेस अगर नॉन स्पेक्यूलेशन है तो मुझे ये बताएं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है बोलें? नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन होने की वजह से बिजनेस नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन जब आ जाएगा तो उस वक़्त हम कौन सा देखेंगे रूल? उस वक़्त हम रूल नंबर देखेंगे स्काई ब्लू वाला। तो इसलिए बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन एक अच्छी सवारी है, डन। और सैलरी बुरी बस है, तो फिर सैलरी को टैक्सेबल इनकम में ले जाएं और बिजनेस के लॉस को 6 साल तक बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से माइनस होगा। भाई किताब निकालो ना, पेज नंबर, किताब निकालनी पड़ेगी, देखो ऐसे तो नहीं होगा। पेज नंबर 297, पेज नंबर 297, इधर आगे आ जाओ, फर्स्ट रो में जगह। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। जी मोहतरम, हमारा पहला साल बिजनेस क्या है मोहतरम? स्पेक्यूलेशन। तो अगर बिजनेस स्पेक्यूलेशन है तो पिछले सालों को इग्नोर करें। बिजनेस स्पेक्यूलेशन है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन के लिए येलो वाली लाइन पढ़ें। बिजनेस स्पेक्यूलेशन के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है। खुदा के लिए पेजेस खोल लें जो किताब का पेज चल रहा है। अच्छी बस, बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन है, ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन के लिए आपने देखना है जाकर रूल नंबर 2। तो बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन अच्छी सवारी है, डन। और कैपिटल गेन पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन भाई किधर आंखें, यार आंखें इधर उधर क्लास में लेके जाते हो, यहीं से कॉन्सेप्ट फारा हो जाते हैं। अच्छा बुक किधर है? ऊपर रख। अच्छा जी, कैपिटल गेन पॉजिटिव साइन है, तो कैपिटल गेन के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है। तो इसलिए बताएं क्या लिखूं यहां पर? अच्छी बस। अब 2 अच्छी बसें हैं, इनको लाकर पार्क कर दें और इनको जमा भी कर लें, कोई मसला नहीं, और इसमें से फिर लॉस माइनस कर लें। अच्छी अच्छी बच्चों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठा दें, अच्छे अच्छे बच्चे क्लास में आए हुए हैं। 2010 इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन 300 और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 200। टोटल कर लो इनका, हाँ हाँ दोनों अच्छी बसें हैं, तो इसमें से माइनस कर दें
इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, बोलें तो बोल दिया, गुड। ये 100 क्या आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। 2011, अच्छा आप 2011 का सवाल इंडिपेंडेंटली कर लें क्योंकि 10 से कोई कैरी फॉरवर्ड तो है नहीं, तो अब 2011 का सवाल तो नॉर्मल तरीके से करें फिर। तो 2011 का सॉल्व करते हुए 2010 पे नज़र रखनी है या कोई ज़रूरत नहीं? कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब आप हजरात मुझे बता दें कि 80,000, अब तो कोई ज़रूरत नहीं ना 2010 की, 80,000 स्पेक्यूलेशन का लॉस है, स्पेक्यूलेशन का लॉस है। नेगेटिव साइन के लिए स्काई ब्लू लाइन देखें, तो स्पेक्यूलेशन होने की वजह से बुरी सवारी, 6 लाख नॉन स्पेक्यूलेशन है, तो 6 लाख पॉजिटिव होने की वजह से अच्छी बस, तो ये 6 लाख हो गई अच्छी बस, और 90,000 कैपिटल गेन होने की वजह से बुरी सवारी। अब आप आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे होंगे घर में किचन में बैठ के, अच्छी अच्छी बसों में, अच्छी अच्छी बसों में, अच्छी अच्छी बसों में। पुत्र बोल अगे, नहीं अम्मी, अच्छी अच्छी बसों में, अच्छी अच्छी बसों में। अब सवारियों को क्या करें? मरहबा मरहबा, सवारियों को कैरी फॉरवर्ड कर लें। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेक्यूलेशन कितना 80, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना 90। DONE डन। अच्छा, पता नहीं किधर पहुंचे हुए। अब जरा मुझे ये बताएं कि 2012 जब मैं सॉल्व करूंगा, बुक निकालो ना, मेरी मेरी बुक लेनी है, ये लो। दानिश ये बंद करवाएं, सुने आपकी बड़ी पहुंच है, बंद करवाएं ये। 2012 क्या, बैठो बैठो, मुझे पता है आपका दोस्त नहीं है, क्या 2012 का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, क्या 2012 का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए 2011 के क्वेश्चन का डेटा देखूं या नहीं देखना, क्या 2012 का सवाल सॉल्व करते हुए सिर्फ इस पे नज़र रखूं, सिर्फ पिछले साल के बस स्टैंड की सवारियों पे नज़र रखेंगे? क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को लिफ्ट लुफ्ट ना कराएं, तो क्वेश्चन को फारिग करें 2011 के। 2012 का सवाल सॉल्व करते हुए 2011 के क्वेश्चन की तरफ देखूं या 2011 के बस स्टैंड की तरफ देखूं? बस स्टैंड की तरफ देखें। चलें जी, बिस्मिल्लाह। 2012 बिजनेस स्पेकुलेशन में क्या आ गया? प्रॉफिट। नॉन स्पेकुलेशन में भी, कैपिटल गेन में भी। जब तीनों हेड्स में प्रॉफिट आ गया है, तो इन प्रॉफिट्स को हम किस लिए इस्तेमाल कर लें? जल्दी बताएं, इन प्रॉफिट्स को हम किस लिए इस्तेमाल कर लें? पिछले सालों के लॉसेस माइनस करने के लिए। इनमें से अंदर किस किस प्रॉफिट को बुलाएं? जिस जिस प्रॉफिट का क्या अवेलेबल है, लॉस, उस प्रॉफिट को अंदर बुला लें। लेट्स स्टार्ट। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन कितना है? 40। आगे होके बैठे ताकि बाद में नहीं, आगे होके। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन का क्या है? प्रॉफिट। इसमें से कितना लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड माइनस कर दें? 80। कितना माइनस हो सका? अगले साल ना सेम हेड में से माइनस होता है, याद रखिएगा, अगले साल सेम हेड में से माइनस होता है। भाई आप जा रहे हो? अच्छा बैग लेने आए थे, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अगले साल सेम हेड में से माइनस होता है। आप बता दें कितना माइनस नहीं हो सका? इसको क्या कर लें? कैरी फॉरवर्ड कर लें, ठीक है। आप बताएं 900 को अंदर वाले कॉलम में रखूं, क्या 900 का भी कोई पुराना लॉस है? तो 900 को अंदर वाले कॉलम में रखने की जरूरत नहीं है, बारों बार बाहर ले जाएं।
क्या मैं कैपिटल गेन को अंदर बुलाऊं क्योंकि इसका पुराना लॉस है, तो कैपिटल गेन को अंदर बुलाया जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बोलें जी कितनी, 70। इसमें से माइनस कर दें ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना ब्रॉट फॉरवर्ड है, 90। जवाब टैक्सेबल इनकम कितना माइनस करना चाह रहे थे, कितना हुआ, 70। कितना कैरी फॉरवर्ड कर लें, तो कैरी फॉरवर्ड कर लें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस, कितना कैरी फॉरवर्ड कर लें इनकम कैपिटल गेन का लॉस, कितना 20। डन। चले मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इसको नोट कर लें, पॉज कर दो जरा। जी भाई अगला सवाल कर लें, एग्जाम्पल 5, जरा वीडियो पॉज करके जो हजरात घर बैठे हैं। अच्छा जी, 2010 का डेटा, बिजनेस स्पेकुलेशन नेगेटिव, नॉन स्पेकुलेशन भी नेगेटिव। बिजनेस स्पेकुलेशन नेगेटिव होने की वजह से बुरी सवारी, जो हजरात लेट आए हैं कोई नुकसान नहीं हुआ, बस सुनते रहें। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन नेगेटिव होने की वजह से अच्छी सवारी वाला रूल लगेगा, स्काई ब्लू। और अदर सोर्स सैलरी नहीं है, इसलिए येलो वाला रूल लगेगा। ये अच्छी बस, तो अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठाएं, बाकियों को लिफ्ट ना कराएं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से हम माइनस कर दें 400। करंट ईयर में या दूसरे हेड में से भी माइनस हो सकता है, जब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना तो फिर सेम हेड में से माइनस होता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। अच्छा अब जरा मुझे बताते रहें, 150 में से मैं कितना माइनस करना चाह रहा था, कितना हो गया 150 कितना नहीं हुआ, ये 250 किसका लॉस है, नॉन स्पेकुलेशन। अब जब ना माइनस हो सके तो ग्रीन वाला पढ़ा करें, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस अगले 6 साल माइनस हो सकता है, तो कर लें इसको कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कितना, 250। ठीक है जी। आगे एक और नेगेटिव पड़ा हुआ है 200 का, ये तो बुरी सवारी थी, मैं नहीं बैठूंगा किसी में, चल थल्ले आ फिर, तो बस स्टैंड पे से खड़ा कर दें। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन कितना, 200। अब 2011 का सवाल सॉल्व करते हुए 2010 का डेटा देखें या 2010 की सिर्फ सवारियां देखें, सिर्फ ये देख के किस साल का सवाल सॉल्व करेंगे, 2011 का। अब ये डेटा नहीं देखेंगे, अब 2011 में आ जाएं। 2011 में स्पेक्यूलेशन, पहले जरा इस साल का डेटा देख लें। स्पेक्यूलेशन क्या है, बुरी, पहले पुराना डेटा ना देखें, पुराना डेटा ना देखें, पिछले साल का डेटा ना देखें, बुरी सवारी। और नॉन स्पेक्यूलेशन पॉजिटिव साइन है, तो ये अच्छी बस। 25 अदर सोर्स है, ये भी अच्छी बस, तो अच्छी बस, अच्छी बस, तो 2 अच्छी बसें हैं। इस साल वाली सवारी तो माइनस हो नहीं सकती, क्यों यार बता देना, 2 अच्छी बसें हैं, इस साल वाली सवारी तो माइनस हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि वह सवारी क्या है, बुरी। अब इन 2 अच्छी बसों को चला दें या कोई पुराने लॉस माइनस कर लें, लेकिन पुराने लॉस सिर्फ सेम हेड वाले माइनस हो सकते हैं। तो पिछला बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन भी पड़ा है, और पिछला इस 25 को यूज नहीं कर सकते पिछले साल का लॉस माइनस करने के लिए, क्योंकि अदर सोर्स का अगर पिछले साल का लॉस होता वो ऑलरेडी क्या हो चुका होता, डेड हो चुका होता। लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं वही सिर्फ माइनस हो सकते हैं। अब सवारी बताएं कौन सी, वो सवारियां कौन कौन सी खड़ी हुई हैं, नॉन स्पेकुलेशन की। क्या नॉन स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है इस साल, इनको आपस में माइनस कर लेंगे। अच्छा दूसरा बताएं, स्पेकुलेशन में पिछले साल भी इस साल भी, तो पिछले और इस साल के लॉस को इकट्ठे ही आगे चलाएंगे, और इन द एंड एक बस बच गई 25,000।
इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ इस साल का लॉस माइनस करने के लिए, लेकिन इस साल कोई लॉस अच्छा है ही नहीं। तो अब क्या करें बताएं जरा, जल्दी जल्दी बताएं ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को तो रवाना करा दें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को तो रवाना करा दें, और इसके बाद क्या करें, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का प्रॉफिट, इसमें से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 250, कितना माइनस नहीं हो सका, कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम कितना 210, और इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना 300, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लें। डन। कितने लोग इसी नतीजे पे पहुंचे थे? ओके, चलें ठीक है, और भी कुछ हुए तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। एक बस छोटा सा सवाल करके ख़त्म करें अब। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 जी। हाँ वो आप अलग से लिख सकते हो, इसमें एक और भी बचा है ना, सॉरी, हाँ सही कह रहे हो आप, वो अलग से लिखना है। किधर रह गया है सवाल? एक ये 300 है, अच्छा ये 300 आप लोगों ने इकट्ठा लिखवा दिया था, ठीक है कोई नहीं। इसमें से जो है वो बोले 200 पुराना है, वो अगले 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और इस साल वाला कितना है 100, ये 5 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये 6 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। वो जैसे बड़ा सा 6 साल वाला न्यूमेरिकल किया था हमने। चलें ये आखिरी सवाल कर लें। एग्जाम्पल 9, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, एक शॉप ए है, एक शॉप बी है, एक शॉप सी है। सैलरी, बिजनेस स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी ज्यादा आ सकते थे, सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर, सेल ऑफ ज्वेलरी, दोनों कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या ये डेटा आसान है या डेटे को पहले सिंप्लीफाई करें? डेटे को क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो एज अ स्टेप 1 मुझे बताएं कैलकुलेटर पकड़ के, एज अ स्टेप 1 व्हाट इज माय आंसर? स्टेप 1 में मैं डेटे को आसान करने लगा हूं। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? -30 आ रहा है, तो 30,000 का क्या है लॉस। मेरा सवाल आसान होता जा रहा है अब। सैलरी 80,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन +10 -10, +10,000, कैपिटल गेन। तो अगर एक ही हेड का ज्यादा डाटा आ जाए तो पहले उसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और इनकम फ्रॉम कितना 90। अब सवाल तो आसान है, सवाल सॉल्व करने में क्या मसला है। तो अगर एक ही हेड का ज्यादा डाटा आ जाए एक सवाल में तो उसे पहले क्या करेंगे, बोलें, सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप बता दें, सैलरी बुरी, बस ये सारी अच्छी सवारियां यार कहां से हो गई यार, मैं सर मारूंगा तुम्हारे सर में। ये पॉजिटिव साइन है, तो ये सारी अच्छी बसें। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है, ये जरा देखें, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है, क्या है, अच्छी सवारी। अब क्या करें, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठा दें। सॉल्यूशन मेरे ख्याल से तीनों को जमा कर दें,
बिल्कुल डरे बगैर तीनों को जमा कर दें, तीनों को जमा कर दें। क्या सिवाय सैलरी के, सैलरी को तो आउटर कॉलम में डालना पड़ेगा ना यार, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी को आउटर कॉलम में डाल दें, कितनी 80, इन तीनों को जमा करें 150। इन तीनों में से अच्छी अच्छी बसों में अच्छी सवारियां बैठ सकती हैं, सैलरी को मैंने क्यों बाहर फेंका है, बुरी बात है। ये तीनों अच्छी बसें हैं तो इसमें सवारियां बिठा लें, लेस इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, कितना 200 इज माई टैक्सेबल। चलें जी सेल्स टैक्स का सवाल शुरू करते हैं। इस सवाल से क्या सीखा, सस्सी पुन्नू कहां से आ गए। इस सवाल से क्या सीखा कि एक हेड का ज्यादा डाटा हो तो उसे आपस में क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, डाटा को सिंप्लीफाई कर लें। सो कुछ पढ़ी हुई चीजें थी ना सारी, कुछ ऐसा अजीब बात तो नहीं, जरा प्रैक्टिस हो गई। सो वी विल मेक मोर प्रैक्टिस सो दैट वी मे बिकम परफेक्ट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन if he is man. ओके चलें यार, सवाल तो आपको आज एक मजे का कराने, लेकिन एक छोटी सी सवाली कर लेते हैं। सवाली, बड़े टाइम पे आए हो आप माशाल्लाह, मरहबा। किधर बैठ गए आके वो आप, हाँ माशाल्लाह मरहबा। पेज नंबर 550, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 550, 550। भाई आप जो आखिर में बैठे हैं उधर, ये क्या लिखा है कि नजर आ रहा है, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ 2 डिफरेंट पर्संस रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। यार आपकी आंखें इधर उधर जाती हैं तो मेरे से नहीं पढ़ाया जाता। फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020, ये किसका डाटा है, ता हा, ये ता हा का डाटा है। मैंने शान को लिफ्ट नहीं करानी क्योंकि शान की तो अपनी शान है, मैं सिर्फ आपको ता हा का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है जी। और इन केस ऑफ शान, तो शान को तो झंडी करा दें। चलें जी, अब किसका डाटा बच गया, ता हा। चलें जी, अगर आप अनकंफर्टेबल फील करें तो मैं इसे चिट्टा कर देता हूं। ये दोनों रजिस्टर्ड हैं, ये दोनों क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं। नो फीलिंग कंफर्टेबल, शुक्रिया। चलें जी, ये किसका डाटा बच गया जी, ताहा का, फरवरी 2020 का। परचेजेस आ रही हैं, इसमें वो जो नया कॉन्सेप्ट था ना वो मैंने जरा रिवाइज करना है। परचेज फॉर, परचेज फॉर, अगर किसी परचेज के बारे में नहीं लिखा होगा तो वो परचेज तो सबके लिए होगी, लेकिन कुछ परचेज के साथ लिखा हो सकता है परचेज फॉर। इस परचेज के आगे कुछ लिखा हुआ है, फॉर, फ्रॉम तो लिखा होता है ना किससे खरीदी, फॉर आगे किस सेल में यूज हुई है लिखा हुआ है। इस परचेज के आगे लिखा हुआ है फॉर, इसके आगे लिखा हुआ है फॉर फिक्स्ड एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर नोट ए, द मशीन इज फॉर एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेट सेल। तो अल्लाह का शुक्र है ये नीचे जगह भी बची हुई है, तो यहां मैं लिख लेता हूं ये मशीन क्यों है, ताकि ये नीचे वाली लाइन नोट ए भी फारक करें। ये मशीन क्यों खरीदी रे, फॉर एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेट सेल। ये मशीन क्यों खरीदी रे, फॉर एग्जाम्प्ट एंड 3 सेल या 2 सेल, फॉर एग्जाम्प्ट होली कुरान एंड फॉर जीरो रेट सेल, वो गाड़ी जो मुरलीधरन को बेची, फॉर एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेट सेल। इसका मतलब है कोई लोकल टैक्सेबल सेल है उसके लिए ये नहीं है। डन हो गया। अच्छा खाली टैक्सेबल तो नहीं लिखा हुआ, जीरो लिखा हुआ है,
इसका मतलब है एग्जेम्प्ट और 0, 17% वाली की बात नहीं कर रहा। डन। जिस परचेज के बारे में फॉर लिखा होगा उस परचेज को वर्किंग 1 में डालेंगे या वर्किंग 2.1 में? 2.1 में। चलें जी, इस परचेज को जरा मैं झंडी करा रहा हूं, झंडी कराना पता है ना, झंडी के साइड पे रख रहा हूं। इस परचेज को भी मैं लिफ्ट नहीं करा रहा। बाकी जरा डाटा मुझे बता दें, चीजें क्या हैं? टैक्सेबल। किस बंदे से खरीदी हैं? तो परचेज पे 17 पे किया होगा। चलें, वर्किंग नंबर कौन सी? 1। परचेजेस टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। है ही नहीं सवाल में गिवन डाटा, तो मैं क्या करूं? इनपुट कितने किस्म के होते हैं? 2। ऐसे ही हलते खिलते 6 बज जाने, पता ही नहीं चलना आपको। अदर और किसका? मशीन का। वर्किंग 1। वर्किंग 2 अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट जी। कौन सी लाइट यार? बड़े वाली लाइट बंद करें। सेल, इनपुट, अदर, इनपुट, मशीन। बड़े वाली लाइट बंद नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आप लोग इस साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं। उधर इधर से नजर आ जाएगा। आप काइंडली 3rd रो में हो जाए। 3rd रो में जगह बना दो। कहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ी है? वर्किंग 1 में। चलो आ जाओ अब इधर। बबलू तू जाने देगा या खुद आएगा? अच्छा चलें जी। वर्किंग नंबर 3 टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। आई एम वेरी रिलैक्स क्योंकि एंडिंग टाइम कोई नहीं है क्लास का। ओके चलें जी। परचेज कौन सी गुड्स की? टैक्सेबल गुड्स की। किन लोगों से? लेकिन परचेज पे 17 में लगा तो लूं, लेकिन मैंने परचेजेस की नहीं कोई इन लोगों से। अब मैं क्या करूं? अच्छा इधर देखें यार, 1 मिनट पहले मुझे जरा करें। परचेज कौन सी गुड्स की? टैक्सेबल गुड्स की। किन लोगों से? मुझे बताएं, अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे से टैक्सेबल चीजें खरीदें तो आपको डीओजी ने बाइट किया कि आप टैक्स पे करके आए। आप टैक्स पे करके आएंगे या नहीं पे करके आएंगे? नहीं पे करके आएंगे। ये कितने की परचेज है जी? परचेज कौन सी गुड्स की? परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। कितनी? 3500। लेकिन फेस पे कितनी जाएगी? 0। डन। सबर सबर सबर। और कौन सी गुड्स परचेज की हमने? हमने नहीं की, शायद शान ने की होंगी, वो मुझे इससे कंसर्न नहीं। ठीक है जी नेक्स्ट। इसको अभी क्या कर दूं, जरा साइड पे रख दूं। फिक्स्ड एसेट को साइड पे रखते हैं। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी? 0। सेल टू रजिस्टर, इधर देखिए ना, सेल टू रजिस्टर्ड 0। सेल टू अनरजिस्टर्ड, वो याद है? सेल टू रजिस्टर्ड सरासिफ 17%, बुरे लोग 17 जमा 3, एग्जेम्प्ट सेल होली कुरान 0 रेट, मुरलीधरन सेल। तो सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेल टू अनरजिस्टर्ड 2000 ना 2000 अपने पास ही रखो 1000। अच्छा एग्जेम्प्ट सेल और 0 रेट। वो ये क्या लिखा है? एग्जेम्प्ट सेल टू रजिस्टर्ड। भाई एग्जेम्प्ट सेल जिस मर्जी को, एग्जेम्प्ट सेल है तो हम 100 वाली चीज कितने की बेचेंगे? 100 की। एग्जेम्प्ट सेल ढूंढे ढूंढे कहां जानी एग्जेम्प्ट सेल?
यहां पे कितनी और जीरो रेट 2500। अब जरा फिगर्स मुझे गिन लेने दे। ओ बबलू सबर कर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए जी नोट कर लें। ऐसे छापा ना मारे ना, फिगर पढ़ें सवाल से और सोचें कहां लिखनी है, फिर लिखें। आपके पास 2 से 3 मिनट है, वीडियो पॉज कर दो। अच्छा, ज्यादा चीजें सवाल में आ रही हो ना तो आप कंफर्टेबल होते थे, कुछ थोड़ी चीजें आ गई है ना ये तो नहीं हो रहा। वो देखें भाई तो अच्छा जी। चलें, अब क्या बच गया पीछे? फिक्स एसेट मशीन है, मशीन का इनपुट माइनस करने की जाता है। फिक्स एसेट मशीन है, लेकिन इस मशीन को ना मैं इधर नहीं डालूंगा, क्योंकि इधर वो वाली मशीन डालनी है जिसको तीनों में फेंकना हो। ठीक है डियर? तो इस मशीन को मैं इधर नहीं डालूंगा। मैं डियर कहता हूं, कुछ लोग देखते नहीं है। अच्छा तो ठीक है डियर, इस मशीन को मैं इधर ही पड़ा रहने दूंगा। इधर मशीन वाले में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं एक वर्किंग खोलूंगा। बोले 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 वर्किंग 2.1। उधर मैं लिखूंगा एक लफ्ज जो मैं लिखूंगा वो देखिएगा, मशीन फॉर एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेट सेल। मशीन, अच्छा मशीन रजिस्टर्ड बंदे से खरीदी है तो 17% तो लगेगा। फिर आगे मशीन से चीजें कौन सी बना रहे हैं? मशीन खरीदी रजिस्टर्ड बंदे से है। एक है मशीन का खरीदना, एक है मशीन का लाके फैक्ट्री में लग के दुर 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 चलाना मशीन को। अब मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिएगा, मशीन परचेज किससे की है? इसका मतलब है किसी ऐसी बड़ी दुकान पे गया होऊंगा जो रजिस्टर्ड बंदा होगा, वहां से मशीन लाख वाली 1,17,000 में खरीद आया होऊंगा, या 5 मिलियन वाली 5 मिलियन जमा 17% में बाय कराया होऊंगा। ये तो मेरी मशीन की खरीद हो गई। इस परचेज पे 17 तो लगना ही लगना है। अब सवाल यह है कि जब फैक्ट्री में लाके इस मशीन को दुर 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 चलाऊंगा, तो जब इस मशीन को ऑन करूंगा तो इससे चीजें कौन सी बनेंगी? मशीन इज परचेज्ड फॉर एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेट सेल। मशीन किस सेल में यूज हो रही है? एग्जाम्प्ट और जीरो। तो रजिस्टर्ड से खरीदने की वजह से पहले मुझे 17 लगवाएं, और फिर जब अपोर्शन करने की बारी आई तो फिर मैं इसको अपोर्शन कितना में करूंगा? सिर्फ 2 में जी। मशीन परचेज्ड फॉर बताया करें बस, फॉर एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेट सेल। मशीन परचेज फॉर एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेट सेल। इस मशीन की पहले मुझे परचेज बताएं कितनी है? 5 मिलियन इंटू 850। अच्छा जी, अब सवाल की तरफ नहीं जाना आपने, सवाल की तरफ नहीं जाना। पहले हम कंप्लीट करते होते हैं वर्किंग नंबर 1, फिर हम कंप्लीट करते हैं वर्किंग नंबर 3, और फिर हम कंप्लीट करते हैं वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 सबसे एंड पे कंप्लीट करनी है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1, ये वाला भी इनपुट नहीं है, ये भी इनपुट नहीं है, तो अच्छा काला भी कोई नहीं और नीला भी कोई नहीं, काला भी कोई नहीं, और तो काला ये मैंने लिखा और नीला मैंने ये लाके लिख दिया, तो काला नीला है कोई नहीं। यहां से बात खत्म हो गई, डन। आगे चलें। 0 जमा 2000 2000 जी। ये 2000 कहां ले आऊं? यहां सब 2000 यहां ले आऊं। 2000 जमा 2500 जमा 3800 8300। अब जीरो को, इस वाले जीरो को तीनों में तकसीम कर दें, और नीले वाले जीरो को, ये वो जीरो हैं जो तीनों सेल में इस्तेमाल हो रहे हैं,
डन हो गया। ऐसा तो कोई सवाल में डाटा अवेलेबल? अब कौन सा वाली परचेज बच गई? जो घर में तीनों के लिए खाने के लिए चीज लाए हैं या किसी खास के लिए लाए हैं? अब इस परचेज को 850 को किस किस में तकसीम करना है? एग्जेम्प्ट और जीरो। इसका तरीका क्या होगा? कितना एग्जेम्प्ट में डालूं, कितना जीरो में? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, 850 को पकड़ना होता है, पकड़ के डिवाइड करना होता है फॉर एग्जेम्प्ट एंड 3600 2500 मल्टीप्लाइड बाय 3600 कर ले पहले। मैंने चलिए जीरो लिख देता हूं पहले। जीरो कितनी? 2500। और 850 को पकड़े, एक और हिस्सा करें इसका, 3800 डिवाइडेड बाय 2500 डिवाइडेड बाय 3600 जमा 2500 मल्टीप्लाइड बाय 30 337 513। जब समझ आ गई? अब बता दें 337 और जीरो में जमा करके देख लें, 337 और 513। डन हो गया। सो इट वॉज कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। फेस इसका खुद ही बना लीजिएगा। कुछ फायदा हुआ, थोड़ा सा जरा मजा आया। तो जो परचेज किसी खास सेल के लिए हो उसे तीनों में पोर्शन करना है या खाली दो में? खाली दो में। काला नीला था नहीं, अगर काला नीला होता तो काले को भी तीनों में फेंकते, नीले को भी तीनों में फेंकते, लेकिन काला नीला नहीं था। आज तो कोई पीला था, पीले को तो दो में फेंका फिर हमने, यानी कि अलग से चीज थी काले नीले के अलावा। भाई मैंने कहा था फ्रेश माइंड के साथ आपने आना है, तो ना अभी भी ऑप्शन है 12:15 बजे और 1 बजे कल आ जाइएगा दोबारा, यहाँ से आगे रिज्यूम हो रही होगी क्लास। फ्रेश माइंड चाहिए मुझे। चलें जी, ये हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। अब आपने करना क्या है, जीरो रेट का रिफंड मांगना है 337, वो यहाँ पर 337 लिख के जीरो रेट का रिफंड मांगना है। और फिर आपने लाल मार्कर पकड़ के, मेरे पास अभी लाल का टाइम नहीं है, लाल मार्कर पकड़कर इसको हाईलाइट कर लेना है और इसको। डन हो गया। और अब आपने 2000 में से, कोई ऐसी मशीन है ही नहीं जो इसके लिए यूज़ हो रही हो, 2000 पे 17% लगाना है। इसका तो कोई माइनस करने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअल भी कोई नहीं और ये वाला भी कोई नहीं। तो न्यूमेरिकल का मुंह तो बहुत आसान सा बनेगा। आउटपुट 2000 इंटू कितना 340 लेस इनपुट अदर, यार लोअर ऑफ क्या करूं, अब ये है ही जीरो, और लेस इनपुट मशीन कितना। तो सर ये कहां जा रहा है भाई, ये रिफंड हो रहा है, ये डेड हो रहा है, ये रिफंड हो रहा है, ये डेड हो रहा है जी। 340 ऐड 3%, किसका? 2000 का। कितना हो गया? सवाल खत्म हो गया। रिफंड जीरो का कितना, जल्दी बताएं। 337, ये वाला। तो अब कुछ थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। परचेज फॉर, भाई इनको घर भेज दें, कल आइएगा आप। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस क्लास का फायदा कोई नहीं होना इसका। अच्छा वेल डन, फिर ठीक है। ओवर जी। अब हम निकालें चैप्टर 23, क्वेश्चन नंबर 5। अभी कैमरा उधर रखो। पेज नंबर कौन से?
503, तो सफ़ा नंबर 503 निकाल लें। Jahangir is registered as sales tax act 1990. J runs multiple businesses. J ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, इंक्लूड कर आप सवाल में ढूंढ लें। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड, इसमें मसला है ना, इस फिगर में मसला है ना, और किस में मसला है? टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, इसमें भी मसला है। और 4 टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। ठीक है, एक एक करके जरा, मुझे मेरी भी कुछ स्पीड की एक लिमिटेशन है ना। ओके, एक्सपोर्ट्स इंक्लूड, एक्सपोर्ट्स इंक्लूड, इसमें भी कोई मसला है? एक्सपोर्ट्स आ किधर आई हैं? ये एक्सपोर्ट टू कतर यार, ये देख, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स इंक्लूड। आगे चलें, एग्जेम्प्ट सेल इंक्लूड, एग्जेम्प्ट सेल इंक्लूड, एग्जेम्प्ट सेल किधर है? ये। तो इन फिगर्स को हम अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? चलें जी, न्यूमेरिकल के फेस की जगह मैं नहीं छोड़ा, आप लोग छोड़ दीजिएगा बेशक। पहला सफा, वर्किंग 1, कौन सा टैक्स थी? इनपुट टैक्स। वर्किंग 2, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट। ये मैंने सिर्फ आपको जो वो ताहा वाला सवाल किया था, रनिंग में लाने के लिए करवाया था, तो अभी इंशाल्लाह इस सवाल में मसला नहीं होगा आपको। वर्किंग 3, कौन सी सेल? टैक्सेबल सेल। अच्छा जी, इनपुट में आपको याद हो हेडिंग्स, अदर इनपुट मशीन के अलावा वाला, और मशीन का, और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। मशीन का और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट, इनपुट अदर, थोड़ा सा खुला करके, क्योंकि अब ना आप देख रहे हैं दो चीजें आ रही हैं इसमें, इनपुट अदर और इनपुट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। और सेल। ये तो हम इधर लिखते नहीं होते, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। जी बोलें। टैक्सेबल, टैक्सेबल ज़ीरो, मैं ज़ीरो के नीचे जगह छोड़ रहा हूँ, शायद प्लस माइनस करने पड़े, और
एग्जाम, और इसके नीचे मैंने जगह छोड़ दी है वर्किंग 2.1, 2.2, 2.3। जिस परचेज के साथ आ रहा हुआ ना फॉर, तो उसको आप वर्किंग 1 की बजाय वर्किंग 2.1 में डालेंगे, उस परचेज को अलग से रूट करा दें। वो आपकी मर्जी है, 2.1 में डालने 1.1 में डालने, आपकी मर्जी है। तो बहरहाल परचेजेस को उनको अलग रखना है जो किसी खास मकसद के लिए हो। सेल टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर। सेल एक्सपोर्ट गुड्स होगी ना, चाहे टैक्सेबल है, टैक्सेबल रेट 0 होती है ना असल में। ये एक्सपोर्टेड टू कतर कितनी 100। यहां तक नोट कर लें सारा सारा। ये C1 कर दो। वो कर रहा है, ठीक है। फिगर को देख रहे हैं, C1 कर रहा है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने इसी कैसे बंद होता है। चलें बाकी चलो, हम करवाने नहीं आए, हम न्यूमेरिकल समझने आए हैं, इधर किए जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात पे। अच्छा जी, सेल टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर, तो ये एक्सपोर्ट सेल हो गई 100 की। चलें आगे। टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर 750। टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड, टू रजिस्टर्ड भी इधर आ जाती है, अदर्स भी इधर आ जाती है, और इधर अनरजिस्टर्ड आती है जी। सेल टू रजिस्टर्ड जी बोलें 750। ओके, सेल टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड जी 550। एग्जेम्प्ट गुड्स टू, पिछले सवाल में लिखा हुआ था एग्जेम्प्ट गुड्स टू रजिस्टर्ड, इधर लिखा है एग्जेम्प्ट गुड्स टू अनरजिस्टर्ड। भाई इससे फर्क नहीं पड़ता, चीजें बस एग्जेम्प्ट है तो आपने एग्जेम्प्ट सेल में डालनी है। एग्जेम्प्ट सेल, एग्जेम्प्ट सेल कितनी, इसमें भी शायद कोई मसला है, पता नहीं है क्या है। नहीं है इसमें मसला, हाँ इसमें भी है। 50 को थोड़ा मैंने अंदर करके लिखी है। परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, तो चीजें भी टैक्सेबल हैं, जिस दुकान से खरीदी वो दुकानदार भी रजिस्टर्ड था, तो परचेज पे 17 पे किया होगा जी बिल्कुल। तो इस परचेज को आप नॉर्मल जो इनपुट में डालते हैं वो डालेंगे। परचेज टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, पेपर में लिख दीजिएगा जी कितनी है। इधर आपने साथ साथ 17% लगाने। कितनी है परचेज, ओके। यार इस परचेज को जरा साइड पे रखूं थोड़ी देर अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि इस परचेज के आगे मकसद बताया हुआ है इसका, इसको इंशाल्लाह देख लेंगे अभी। इसका मकसद है ना, परचेजेस फ्रॉम की टेंशन मुझे नहीं होती, फॉर, वो जो फॉर वाली चीज है ना वो फिर आगे परेशान वाली होती है। तो आगे यार आपने परचेज किए एग्जेम्प्ट गुड्स, जैसे गोट्स परचेज किए आपने, लेकिन बंदा रजिस्टर्ड था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चीज ही क्या थी। तो जब चीज एग्जेम्प्ट है तो फिर चलें, तो परचेज की हैं आपने चीजें एग्जेम्प्ट, परचेजेस में डालूं वर्किंग 1 में या 3 में, वर्किंग 1 में। परचेज कौन से गुड्स की हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स, कितने की
रुपीज टैक्सेबल चीजें खरीदी हैं लेकिन बंदा अनरजिस्टर्ड है जिससे खरीदी हैं, तो आप उस पर 17 रुपये पे करके आए होंगे या नहीं पे करके आए होंगे? नहीं पे करके आए होंगे। तो परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, लेकिन बंदा कौन सा, कितने रुपए की? आगे सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड सेल ऑफ 2 लाख। अच्छा फिलहाल सिर्फ ये बता दें सेल में कितना शामिल है? 2 लाख। सेल में 2 लाख शामिल है जो कि एक जानने वाले को बेची है एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%। इसका मतलब है ये फिगर किस पे पड़ी है? 75% पे। लेकिन नॉर्मल डिस्काउंट कितना देना था? अब बहुत दफा बात हो चुकी है इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इसको आपने 90% पे लेके जाना है, लेकिन एक काम करना है, पहले रॉन्ग फिगर को बाहर निकालें। सेल टू रजिस्टर्ड इंक्लूड माइनस करें 200, सेल टू जानने वाला, जानने वाले को नॉर्मल डिस्काउंट दे सकते हैं। 200 किस पे पड़ा हुआ है? मुझे किस पे चाहिए? कितना? 240। भी बिल्कुल सही हो गया, बराबर हो गया। अच्छा ओके अगर सवाल में ये लाइन ना होती तो ये तो ना, अगर सवाल में ये लाइन ना होती और सवाल इसी तरह पेपर में आ जाता तो क्या करते? तो इसका मतलब है नॉर्मल हालात में डिस्काउंट देते ही नहीं, ये सारा डिस्काउंट ही आपने उसको दे दिया है, तो फिर क्या करते? पूरा 200 माइनस कर देते, ये 75% पे पड़े, 200 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेल आ जाती है आपकी। फिर वो 240 ना आती बल्कि ज्यादा आती। तो फिर ऐसा करते गलत बात यार भाई, जो डेड का लफ्ज होता है ना वो परचेज के लिए होता है, सेल के लिए होता है। टैक्सेबल करनी है 17% पे या एग्जाम्प्ट करनी है या नहीं करनी, सेल के लिए ये वाले लफ्ज यूज होते हैं। अच्छा आपने वो डिस्कशन अटेंड कर ली हुई है पार्ट बी वाली, वो जो परसों हुई थी? हाँ, तो इसी वजह से आपने ये बोला। जी बताएं कौन सा पेज है? अच्छा यार जिस वक्त सवाल शुरू हुए थे ना, तो उस वक्त मैंने आपको 2 डायग्राम्स बनवाई थी। एक डायग्राम मैंने ये बनवाई थी, सेल टैक्सेबल भी हो सकती है और एग्जेम्प्ट भी। टैक्सेबल में 0 रेट भी हो सकती है और 17% भी, और 17% में रजिस्टर्ड को भी हो सकती है और
ये सारी बातें आपसे की थी, ठीक है। इसी डायग्राम के अंदर का एक और वर्जन भी, अच्छा ये कौन सी सेल होती हैं? सेल एग्जाम, सेल टैक्सेबल एट 0, सेल एग्जाम, सेल टैक्सेबल एट 0, सेल टैक्सेबल एट 17 टू रजिस्टर्ड, सेल टैक्सेबल एट 17 टू अनरजिस्टर्ड, सेल टैक्सेबल 17 टू रजिस्टर्ड 17% टू अनरजिस्टर्ड 17 जमा 3। इसी डायग्राम का एक और वर्जन देखें, किधर ये लगा हुआ है, ये तार है, आप खींचो उधर से, ये तार, ये वो एक ही तार है जो मैं इधर से खींच रहा हूं, उधर से खींच रहे हो, ठीक है, लगा हुआ है। अच्छा, जोर से खींचनी थी, और किसी ने कोई कमेंट करना तो कर दे। ये वर्जन उसी डायग्राम का है, सेल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, सेल रजिस्टर्ड, सेल, ये उसी डायग्राम का वर्जन है, ये उसी डायग्राम का वर्जन है, सेल रजिस्टर्ड और सेल। अब सेल अनरजिस्टर्ड क्या हो सकती है? सेल अनरजिस्टर्ड में आपको याद होगा पेज 466 पे मैंने आपको बताया था कि मैं तारें बेच रहा हूं, सुबह सुबह 10 बजे मैंने एक ऐसे बुरे बच्चे को तार बेची, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। इसे आपने कहा था तार, ये पेज है 466, समझ आ गया ये डायग्राम कहां से निकली है? सेल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, सेल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। लेकिन ये सारे अनरजिस्टर्ड 20% वाले नहीं है। अगर कोई ऐसा मेरे पास आया बंदा जिसको मैं, जो मेरा अनरजिस्टर्ड है और मैंने उसको चीजें सेल की और वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड था बट नॉट रजिस्टर्ड, तो मैं 17 जमा 3 लगाऊंगा उस पर, 17 जमा 3 लगाऊंगा। और अगर मैंने किसी ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेची, अगर मैंने सेल की छोटी सी इंडस्ट्री को, मैंने सेल की उसे, उसने मुझे सेल नहीं की, मैंने सेल की उसे, तो मैं कॉटेज इंडस्ट्री की सेल को कितने % पे लगाऊंगा? 17%, बिकॉज दैट इज नॉट लायबल टू बी। तो सेल टू कॉटेज इंडस्ट्रीज टैक्सेबल एट 17 और 20। और थोड़ी देर बाद सरासिफ आ गए, हमें तारों की जरूरत है घर के लिए, कॉलेज वाले आ गए, हमें तारों की ज़रूरत है एसी की वायरिंग के लिए, थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल वाले आ गए, हमें तारों की ज़रूरत है एक्सरे मशीन के लिए। तो तारें बेचने वाला जब इनको तारें बेचेगा तो क्या तारें बेचने वाला इस सेल के ऊपर 17% लगाएगा? बिल्कुल। 17 जमा 3 क्यों नहीं लगाएगा? बिकॉज दीज आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर होगी ये बात? तो ये उसी डायग्राम की कड़ी है, लेकिन उस डायग्राम में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है, इधर अनरजिस्टर्ड की जरा तफसील है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप मुझे बता दें आज के सवाल में टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स कितनी है? टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स कितनी है? 550। टैक्सेबल गुड्स टू 550 इंक्लूड गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड टू छोटी सी इंडस्ट्री इन बेला। बेला पाकिस्तान में एक इलाके का नाम है। तो ₹2 लाख सोल्ड टू छोटी सी इंडस्ट्री इन बेला, लेला नहीं बेला। तो बेला के अंदर कोई छोटी सी इंडस्ट्री है जिसको हमने चीजें बेची हैं। तो अब आप मुझे बता दें, छोटी सी इंडस्ट्री को 100 वाली चीज 120 की बेचूं, उसे ये कह के कि तुमने अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं करवाया हुआ, या इसे 100 वाली चीज 117 की बेचूं, 117 की बेचूं।
लेकिन मैंने इसको कहां शो किया हुआ है? बड़े टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड में, इसको अनरजिस्टर्ड। तो रिक्लासिफाई करेंगे कैसे कैसे कैसे? माइनस कर दें 200 को, क्योंकि इस पे 120 ना लग जाए, 20% ना लग जाए, माइनस कर दें 200 को, और सेल टू कॉटेज डाल दो सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ इधर डाल दें क्योंकि इसमें 17 लगना है यार। वो मैंने बोला था परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री डेड करनी है। अगर आपने कॉटेज इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल खरीदा वो डेड करना है, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री डेड नहीं करनी, उस पर 17% लगाना है। क्या डेड करनी है? परचेज की कोई चीज कॉटेज इंडस्ट्री से। अगर आप बेच रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री को चीज, तो फिर उस पर कितने परसेंट लगाएं? 17%। कितना? 200। और किताब का पेज नंबर कौन सा खोला था अभी मैंने? 466। वो जो डायग्राम बनी हुई थी जहां, ये इंक्लूडेड इसमें है। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड। ये अनरजिस्टर्ड से मैं रजिस्टर्ड में क्यों लेके जा रहा हूं? अनरजिस्टर्ड से मैं रजिस्टर्ड में क्यों लेके जा रहा हूं? मैं रजिस्टर्ड में नहीं लेके जा रहा, 10 में समझने लेके जा रहा हूं, लेकिन दे आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो अगर इनको इधर पड़ा रहने दिया तो इस पे कितना लग जाएगा? 20%। मैं क्या चाहता हूं इस पे कितना लगे? अच्छा वैसे कितनी सेल है? 550। उसमें से 200 छोटी सी इंडस्ट्री को की, बाकी कौन लोग हैं? द रेस्ट वो नहीं जो आप घर जाके करते हैं, ये दूसरी वाली है। द रेस्ट, द बकाया ऑफ द गुड्स वर सोल्ड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन जोब, ये भी कोयटा के करीब इलाका है। तो ये आपने किसी एजुकेशनल इदारे को बेची हैं, बाकी चीजें एजुकेशनल इदारे को बेची हैं। भाईजान ये लफ्ज ना पढ़े सारे। क्या एजुकेशनल इदारा एंड कंज्यूमर इस्तेमाल करके फेंक देगा चीजों को? तो अगर दुकानदार मुझे आपको कोई चीज बेचता है तो 100 वाली कितने की बेचे? 117 की, क्योंकि वी आर नॉट बुरा बच्चा, वी आर नॉट बुरा बच्चा। हम टेस्ट नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे पे जुल्म करे वो, ठीक है? तो वी आर नॉट बुरा बच्चा, वी आर एंड कंज्यूमर। तो अगर दुकानदार हमें चीज बेच दे 100 वाली, तो 100 वाली 117 की बेचेगा, बिकॉज आई एम नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो बता दें जी, ये भी पेज 466 की रोशनी में। अब वो कितनी गुड्स हैं जो बेची हैं, वो तो बतानी है। फिगर ही नहीं दे रहा, कैसे पता चला आपको? द रेस्ट ऑफ द गुड्स टोटल कितनी है? 550। 550 में से 200 छोटी सी इंडस्ट्री को बेची और बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेचती। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड और नॉट? तो अब बता दें रेस्ट बाकी बची कितनी? 350 को भी यहां से निकाल दें और इसको क्या ले जाएं? सेल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है या नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड है? इसलिए मैंने 10 में डाल दिया, समझ लें बस। कितना? 350। तो मेरे अनरजिस्टर्ड लोग दोनों वो निकले हु आर नॉट लायबल टू बी, ना कॉटेज इंडस्ट्रीज लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। दोनों को यहां से निकाल के इधर ही क्लासिफाई कर दिया। ठीक है जी, आपने तो देख लिया, अब आगे चलते हैं अगली। एक तो नोट की जाके टाइप देख लें चारों कैटेगरी में से कौन सी है, और फिर अगर महीना दिया हुआ है तो देख लें 180 दिन वाला रूल लगना है या नहीं लगना। नोट की जाके टाइप देख लें 4 कैटेगरीज में से। और डेबिट क्रेडिट नोट मेरे नहीं ख्याल, अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स में डाले थे, आज पहली दफ़ा इस तरह न्यूमेरिकल में डाली है ये एडजस्टमेंट। तो वही तरीका सारा जाके देख लें। यार उनको पानी का कह दो फोन करके। पानी पड़ा हुआ है? अच्छा, ग्लास भी पड़ा हुआ है? ग्लास नहीं है। अच्छा जी, उधर रख दो। चलें ये पढ़ें।
अ क्रेडिट नोट वॉज इशूड बाय JA। JA कौन है? हम। JA कौन है? हम। अ क्रेडिट नोट वॉज इशूड बाय JA, जहांगीर अली, हम। अ क्रेडिट नोट वॉज इशूड बाय हम टू तुम नहीं, टू अ कस्टमर। तो फिर हम कौन है? सेलर। अ क्रेडिट नोट वॉज इशूड टू अ कस्टमर ऑन रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस, ऑन रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस। अब आप मुझे बता दें ये कौन सा वाला सिनेरियो है? चौथा वाला सिनेरियो है। A credit note was issued on reduction of सेल प्राइस, ये चौथा वाला सिनेरियो है बिल्कुल, और सेलर ने क्रेडिट नोट इशू करना होता है। अब सवाल ये है कि सेल प्राइस कम होने से आउटपुट क्या होगा? आउटपुट कम होने से हुकूमत को, जल्दी बताएं, फायदा होगा या नुकसान? आउटपुट कम होने से हुकूमत को नुकसान होगा। जाके ढूंढें पेज 496 पर, 497 पर, वेयर आउटपुट इज द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड विद इन। सेल प्राइस को कम सिर्फ कितने दिनों में किया जा सकता है? 180 दिनों में। अच्छा, सेल कब की थी चीजें? नवंबर 16 में। अब सेल प्राइस किसी वैलिड रीजन की वजह से कम करना चाहते हैं, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सेल हैज डिक्रीज द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट, ये वजह बनी होगी। अब सेल कब की हुई है? नवंबर की। और कम कब करना चाह रहे हैं? फरवरी में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने। अल्लाह का शुक्र है दिन गिनने की जरूरत ही नहीं, 180 दिनों से कम है। तो क्या मुझे बता दें ऐसी सूरत में हम सेल प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं? अब जरा सोच के बता दें, सेल प्राइस की रिडक्शन सेल में करूं या परचेज में? जल्दी बता दें, वो आसान सा सवाल पूछे, आप सोच क्यों क्या पड़ गए हैं? सेल प्राइस की रिडक्शन सेल में करूं, परचेज में? हम सेलर है ना, तो सेल प्राइस कम करें, सेल प्राइस की रिडक्शन कर दूं? कर दूं, हुकूमत को नुकसान पहुंचा दूं? वो हुकूमत को नुकसान पहुंचा देता हूं, क्योंकि अभी 180 दिन नहीं गुजरे। तो सेल को रिड्यूस कर दें, कितने से? लिखें, अभी 180 दिन नहीं गुजरे, इसलिए आउटपुट कम किया जा सकता है। असल में सेल कम होगी तो आउटपुट ही कम होगा ना। अभी 180 दिन नहीं गुजरे, इसलिए आउटपुट को कम किया जा सकता है। बनेंगे सेल प्राइस रिड्यूस होना, रूल नंबर 21 का, मैं देखा था यार, 21 का 2, रूल 21 का 2, एंड नवंबर का महीना लिखा हुआ है, इस वजह से एक और भी देखना 180 दिन वाला रूल, वो 22 का 4। तो 2 की रोशनी में हमने डरे बगैर इस एडजस्टमेंट को कर दिया। आपने लिख लिया, अभी 180 दिन नहीं गुजरी है, इसलिए सेल को कम कर दें, कोई मसला नहीं। और अगर सेल बढ़ानी होती तो फिर तो 180 दिन में नहीं गिनने थे। ओके, नेक्स्ट, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, किधर पड़ी हुई है परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर? परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम इंक्लूड। एक नया इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर खरीदा 2 लाख का, जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये मशीन टाइप चीज है, इसको इधर ही पड़ा रहने दूं या इसको इधर ले जाऊं? क्या करें अब इसमें से? कितना?
200 और परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर साथ साथ 17% लगाएं। 200 इधर दे दो, चलो डाल दो। 200 इंटू 17% 34, साथ साथ 17% लगाएं। भाई आपने नोट कर लिया, चलो बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ शायद आप देख रहे थे पानी कैसे डालना है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ऐसे ऐसे हो गए क्यों देख रहे हो? इसको इधर करो, आप कोने में हो जाओ। चलें जी आगे। परचेज इंक्लूड ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फॉर वेयर हाउस एंड एन एयर कंडीशनर ऑफ 30,000 फॉर न्यू ऑफिस। और ये परचेज, वो परचेज के आगे वो वाला फॉर नहीं डाला हुआ कि फॉर, ये परचेज के लिए बता रहे परचेज करके अपने दफ्तर में कहाँ यूज कर ली। तो परचेज आपने किया है ऑफिस इक्विपमेंट, ये अपने वेयर हाउस में यूज कर लिया है, और एयर कंडीशनर आपने अपने दफ्तर में लगा लिया है। तो मेरे भाई फिक्स्ड एसेट्स की परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है अनलेस के फिक्स्ड एसेट मशीन हो। तो हमने सेक्शन 8 के अंदर जो है वो ये बात पढ़ी थी। मैंने आपको इस तरह डायग्राम बना के दिखाई थी। परचेज करें आप कोई एसी, कोई फिक्स्ड एसेट, उसकी परचेज डेड है सिवाय मशीन के और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के। तो यहां से भी मैंने आपको दिखाया था पेज 470 पे, पॉइंट नंबर आई, व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल। क्या ये हमने सेल के लिए ली हैं या यूज के लिए ली हैं? तो इनकी परचेज डेड कर दें। कितनी? 50 ऑफिस इक्विपमेंट और आगे एसी कितना? चले आगे, यहां तक नोट कर। डन, ओके। परचेजेस इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 30,000 पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, खरीदे हमने 30,000 का। However, only 30% of the raw material were supplied during February, जिसकी इनवॉइस हम परचेज करें तो अगला इसको सेल इनवॉइस कह रहा होगा, हम परचेज इनवॉइस कह रहे होंगे। सेल्स टैक्स इनवॉइस का मतलब है उस पर सारी चीजें सेल्स टैक्स पहले लिखी हुई हैं। फॉर विच इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय सप्लायर, only 30% of goods were supplied in February। जो हमने चीजें खरीदी हैं उनमें से 30% हमारे महीने में आ गई हैं और उनका बिल भी आ गया है। तो कितनी नहीं आई? तो अगर चीजें ही नहीं आई तो क्या मैं परचेज बुक कर सकता हूं? और एक और बात भी, बिल भी नहीं आया तो बिल भी होल्ड नहीं कर रहा, तो क्या मैं परचेज बुक कर सकता हूं? परचेज के लिए ना सिर्फ गुड्स आना जरूरी होती हैं बल्कि बिल भी। हमने पढ़ा था एक सेक्शन 7, वी शुड होल्ड द इनवॉइस। तो ना चीजें आई ना बिल आया, तो बता दें क्या मैं इस परचेज का रिकॉर्ड कर सकता हूं? इंक्लूड है 30,000, इस 30,000 के 30% में मसला है या 70% में? ओनली 30% वर सप्लाइड, तो 30% आ गई, कितनी रहती हैं? तो क्या ऐसी परचेज रिकॉर्ड कर सकता हूं जो ना गुड्स आई ना बिल आया? तो उस परचेज को क्या करूं? निकाल दूं, बाकी परचेज पड़ी रहने दूं। तो आगे मतलब लिख लें, वी डू नॉट होल्ड इनवॉइस ऑफ 70%। 70% का बिल हमारे हाथ में नहीं है। वी डू नॉट होल्ड इनवॉइस ऑफ 70%, ना चीजें हैं ना बिल है।
70% का बिल हमारे हाथ में नहीं है, तो 70% को क्या कर दूं, डेड कर दें। -21, ये 30 पिछले एग्जांपल में 30 कुछ और था, ये 30 इंटू 70%। तो इसको अलग से भी लिखने तो लिख लें शक, परचेज फॉर विच नो इनवॉइस या फॉर विच नो गुड्स, दोनों बातें ठीक हैं। परचेज फॉर विच नो इनवॉइस ₹21 कैसे निकली है, 30 इंटू, इसको भी डेड कर दें, बाकी परचेज अंदर पड़ी रहेगी, फिर उसकी टेंशन नहीं। जब इंक्लूड आपने 70 कर दी तो पड़ी कितनी रही, सॉरी बाहर आपने 70 निकाल दी तो पड़ी कितनी रही, 30। नेक्स्ट, वायर्स एंड केबल्स ऑफ 50, ये जो न्यूमेरिकल कल दिया था क्लास में शायद, पता नहीं होमवर्क में, वायर्स एंड केबल्स ऑफ 50 एंड सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ 90। ये जो वायर्स केबल्स और सैनिटरी फिटिंग्स है ना, ये वायर्स केबल्स पाइप्स, इनकी परचेज डेड होती है एक्सेप्ट एक्वायर्ड फॉर सेल, और या इनको यूज करना हो जो एसी हम बना के, चीजें हम बना के बेच रहे हैं। तो देखते हैं इनका मकसद क्या है। दीज वायर्स आर परचेज्ड फॉर रेनोवेशन ऑफ, तो क्या मैं कह सकता हूं सेक्शन 8 के मुताबिक इट इज यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फिर इससे नारकली वाले होने की वजह से क्या कर दें, मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे थे नारकली, बस ये तो बात। ओके, तो कितनी परचेज दी, -50 और माइनस, जगह ही नहीं बची मेरे पास, -90। 50 की किसकी परचेज है, परचेज ऑफ वायर्स ऑफ ₹50, और आगे परचेज ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स, कमोड, फ्लश और पता नहीं क्या क्या, ऑफ ₹90। वॉश बेसिन, सैनिटरी फिटिंग्स, जी भाईजान, अगला पॉइंट भाईजान, एक्सपोर्ट सेल इंक्लूड सेल ऑफ 20,000 टू अ रिटेलर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऐसा इलाका होता है जहां से चीजें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं, सियालकोट वगैरह। बता दें जी, हमारी सेल एक्सपोर्ट है या उसकी सेल एक्सपोर्ट होगी, तो हमारी सेल तो एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट सेल में 20,000 की चीजें हमने एक एक्सपोर्टर को बेची हैं, तो वो इन्हें क्या करेगा, एक्सपोर्ट तो हमने, तो फिर पाकिस्तान जोन्स पाकिस्तान में है, सियालकोट वगैरह ये इलाके पाकिस्तान में है, तो हमारी सेल क्या है, हमारी सेल तो एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी सेल क्या है, लोकल। तो इसलिए हमारी सेल कितने % पे जाएगी, लेकिन ये शामिल है एक्सपोर्ट में, निकालें, -20 निकाल के इधर डाल दूं, या टैक्सेबल की वर्किंग हो रही है, टैक्सेबल सेल की तो वर्किंग हो रही है, तो ये लोकल सेल है, नॉर्मल सेल एज एन एक्सपोर्टर या सेल टू एक्सपोर्टर। अगर हम खुद एक्सपोर्टर होते तो 0% ही, लेकिन हमने एक्सपोर्टर को चीजें बेची हैं, कितनी, सेल टू एक्सपोर्टर, जो कि किसी जोन में चीजें बेच रहे आगे, फिर उसकी सेल होगी 0 रेट, हमारी नहीं। चलेंगे, exempt sale include distribution of free samples of exempt goods among the vendors. Value of such goods amounted to 10। जिस मर्जी के दरमियान हम चीजें बेचें, exempt सेल के सैंपल बांटते हैं। exempt सेल में पड़ा है exempt चीजों के सैंपल बांटना।
अच्छा मुझे बताएं, अगर गाड़ी टैक्सेबल है तो 10 गाड़ियां हमने बेची और एक गाड़ी हमने सैंपल के तौर पे किसी को तोहफे में दे दी, तो कितनी गाड़ियों की सेल बुक होगी? 11। अगर 10 होली कुरान है, 10 हमने बेचे और एक किसी को सैंपल के तौर पे दे दिए, तो एग्जेम्प्ट सेल में कितने जाएंगे? 11। तो अगर एग्जेम्प्ट सेल में एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल पड़े हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें हरज ही कोई नहीं, इसको पढ़ा रहने दें। एग्जेम्प्ट सेल अगर लिखा होता है एग्जेम्प्ट सेल इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स, वो फिर यहां से माइनस करके टैक्सेबल में लेके जाते हैं, लेकिन एग्जेम्प्ट सैंपल एग्जेम्प्ट सेल में पड़े होने चाहिए ना, तो इसलिए इसको पढ़ा रहने दें। तो छोटा सा लिख सकते हैं इंक्लूडिंग सैंपल्स, या जो कुछ भी आपने लिखना हो, बस 50 में पढ़े रहने दें, 50 में कोई मसला नहीं है, छोटा सा लिख दें नीचे 50 के नीचे, इट इंक्लूड सैंपल्स, नो प्रॉब्लम, इसमें सैंपल पड़े रहने दें। डन। आगे, A machine costing 50,000 is imported. अगर इतना सा लिखा होता A machine costing 50,000 is imported, फिर हम क्या करते? फिर हम परचेज ऑफ मशीन इधर लिख देते, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है? मशीन कॉस्टिंग 50,000 इज इंपोर्टेड फॉर एग्जेम्प्ट सेल। इसको जरा स्काई ब्लू कर देते हैं, ऊपर भी एक स्काई ब्लू पड़ा हुआ है, उसको हमने लिफ्ट नहीं कराई, इसको एंड पे लिफ्ट करा लेंगे। डन। आगे कोई सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड आ रहा है जनवरी का, तो इसको मैं अभी नहीं पढ़ा, वो जो न्यूमेरिकल का फेस आएगा ना उसको देख लेंगे। सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड आ रहा है किस महीने का? जनवरी का, याद है ना? जो न्यूमेरिकल के फेस पे जाता होता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां तक खत्म हो गया। अब इन दोनों परचेजेस को पकड़ें और इन दोनों परचेजेस को पकड़कर आप फिलहाल इन पर 17 लगा दें। 17 क्यों लगाना है? अभी मैं हाथ ढीला नहीं छोड़ रहा, हाथ ढीला नहीं छोड़ रहा, पहले देख लें परचेज पे 17 लगाना भी है या नहीं, पहले जरा डिसाइड कर लें परचेज पे 17 लगाना भी है या नहीं। तो पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, इस परचेज पर क्या लगाना है? 17 लगाना है। डन। अगली बात यह है कि फिर से यूज कहां करना है, किस दुकान से लेके आए, परचेजेस करने कहां गए थे? परचेज पैकिंग मटेरियल कहां से करने गए थे बोले? रजिस्टर्ड सप्लायर से। परचेज रजिस्टर्ड से किया था, परचेज पे क्या लगेगा? 17। आगे सवाल है कि ये यूज कहां होगी, उसके लिए देख लें। ये हुई है फॉर टैक्सेबल और फॉर, यार टैक्सेबल लफ्ज ना कंफ्यूजिंग सा लफ्ज है, तो टैक्सेबल फिर दो चीजें होती हैं। पिछले सवाल में ना उसने, वो जो शान वाले सवाल में उसने एक लफ्ज लिखा था, उसने टैक्सेबल नहीं लिखा था, वो उसने लिखा था फॉर जीरो एंड एग्जाम। तो पिछले में उसने लिखा था जीरो और एग्जाम, तो मैंने 3 में से 2 में डाला था, 3 में से 2 में पोर्शन किया था। इसमें उसने क्या लिखा है? इसमें उसने लिखा है फॉर टैक्सेबल ऊपर वाला और नीचे वाला फॉर, भाईजान ये ना फिर 2 में जाएगा, एट 17 वाली में भी जाएगा और एट 0 वाली में भी जाएगा। पर अच्छा अब इतना सा पढ़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल, परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल, परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल, ये इन दोनों में जाएगा। डन। पिछले सवाल में वाजे 0 लिखा हुआ था, वाजे 0 लिखा हुआ था, इधर क्या लिखा हुआ है? कंफ्यूजिंग। परचेज फॉर, तो टैक्सेबल तो दोनों होती हैं, टैक्सेबल एट 17 भी और टैक्सेबल एट 0 भी, और ये परचेज है फॉर, दिस परचेज इज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। डन। ये परचेज किसके लिए?
फॉर एग्जाम्प्ट सेल। क्लियर? चलें जी, इन दोनों को पकड़ें, पहले तो इन पे 17 लगाए ना, यानी कि इतना सा हिस्सा सॉल्व करें, पहले इन पे 17 लगाएं, फिर बाद में पोर्शन कर लेंगे। वर्किंग परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल, परचेज को पकड़ें 200 और कितने % लगाएं? 17%। सब्र करो, मैं 3 से 4 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ, 15 से 20 मिनट की, फिर हम उसके बाद रिज्यूम करेंगे। अच्छा जी, परचेज बोलें 200 इंटू इज इक्वल टू, थोड़ा सब्र कीजिएगा, परचेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल, तो जगह छोड़ जाएं, क्योंकि 34 को 17 में भी डालना है और थोड़ी सी जगह छोड़ जाएं, लेकिन एक परचेज बिल्कुल अलग सी है। अब जरा मैं हाइलाइटर यूज करने लगा हूं, ब्लू, परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर एग्जेम्प्ट सेल, नजर नहीं आ रहा, परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर दिस परचेज इज, इस पैकिंग मटेरियल में एग्जेम्प्ट होली कुरान पैक किए जा रहे हैं, इस पैकिंग मटेरियल में एग्जेम्प्ट होली कुरान पैक किए जा रहे हैं, और उस पैकिंग मटेरियल में सरासिफ को बेचने वाली गाड़ी और मुरलीधरन को बेचने वाली गाड़ी पैक की जा रही थी। पता नहीं क्या पैकिंग मटेरियल गाड़ियां पैक हो रही हैं। अच्छा, तो उस पैकिंग मटेरियल में अब थोड़ी सी लॉजिक जरा समझ आ रही है कि पैकिंग मटेरियल कुछ खरीदा, उससे हमने पाकिस्तान वाली 17% और बाहर के मुल्क वाली 0% वाली पैक कर दी चीजें, और इससे होली कुरान पैक करेंगे, तो इसको शायद तोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको एग्जाम सेल में सिर्फ डालना पड़ेगा। तो परचेज फॉर, बोले 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 बोले, वर्किंग 2.2, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर एग्जाम सेल इज इक्वल टू 16 to 7। हर परचेज पे 7-17% लगाने, कितना? 10.2, ये 10 हो गया, एक परचेज और बच गई। यार अब समझ आया कोई एडजस्टमेंट की? अच्छा, परचेज ऑफ मशीन फॉर एग्जाम्प्ट सेल, परचेज, इसका मतलब है कि हम सिर्फ होली कुरान को मशीन से बना रहे हैं, बाकी चीजें मशीन से नहीं बनाते होंगे, हो सकता है हाथ से बनाते हो या पता नहीं क्या करते हो। तो परचेज ऑफ मशीन फॉर एग्जाम्प्ट सेल, तो वर्किंग 2.3, परचेज ऑफ मशीन फॉर एग्जाम्प्ट सेल 50 ज़रब इज इक्वल टू 9। डन। तो अब इस न्यूमेरिकल को इंशाल्लाह हम फेस के ऊपर बनाते हैं। तो 4:20 तक आप आएंगे, 15 मिनट, और फिर 40-45 मिनट फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम ब्रेक ले लेंगे नमाज की। तो या एक ही दफ़ा ब्रेक ले लें, अभी जारी रखें इसको, पोर्शन कर दें चीज़ों को, बस अपोर्शन करना रह गया। ठीक है, अपोर्शन कर दें, अपोर्शनमेंट शुरू कर लें। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अपोर्शन करना है सर। अच्छा, तरतीब बताएं आप। आप थोड़ी सी ना ज़रा दिमाग इधर रखना, तरतीब बताएं। वर्किंग 1 2 3 में से पहले कौन सी वर्किंग पूरी कर लें? 1, फिर 3, फिर 2। तो वर्किंग 1 पूरी करें, 3 पूरी करें, 2 पूरी करें, काला निकालें, नीला निकालें और सारे काम। चलें जी, अब ना सबने ज़रा देखते रहना, 1-2 मिनट के लिए नोट नहीं करना, सबने ज़रा देखते रहना। ये परचेज आ गई, इस पर साथ साथ क्या लगाना है? इंटू 17%, कितना? 435। सब अब सारे देखते रहे, टोटल कितना आ गया? 435। ये काला हो गया और नीला
ना ना ना, टोटल को क्या करने हैं, टोटल को क्या करने हैं, काला नीला चाहिए ना बस। तो काला और नीला, काले खा ले, नीले 34, डन। ये आ गया काला और नीला। अब वर्किंग नंबर 1 के बाद 3, यार इसको करा दो 750 माइनस 200 को 550, तो ग्रैंड टोटल 1200। ये कैलकुलेटर तो पकड़ लेना, 1 मिनट सर, 1200 1260, बस कैलकुलेटर पकड़े, नोट ना करें, नोट करने का टाइम दे देता हूँ मैं 1260 जी। आप बता दें जी ये कितनी आ गई, 1260, ये 80, ये 1390। अगर अभी मैं काले नीले को पोर्शन कर दूंगा तो ये घर की वो चीजें हैं जो तीनों को खाने की इजाजत है, अम्मी अबू भी खा लें, बेगम भी खा लें, बच्चे भी खा लें। तो ये ऐसी परचेजेज हैं जो तीनों सेल में हेल्प कर रही हैं, और ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है जो तीनों सेल में हेल्प करे, परचेज नहीं मात्र, तीनों सेल में हेल्प करे। तो काले नीले को पुराने तरीके से प्रोपोर्शन करके मार्क्स लें। 435 डिवाइड बाय 1390 मल्टीप्लाई 1260, 394 और 16, 34 डिवाइड बाय 1390 मल्टीप्लाई बाय 1260, 34 डिवाइड बाय 1390 मल्टीप्लाई 1260, 31, 34 डिवाइड बाय 1390 मल्टीप्लाई बाय 80, 2, 34 डिवाइड बाय 1390 मल्टीप्लाई 50, 1, डन। अब क्या रह गया आप बता सकते हैं मुझे? अच्छा लॉस आपने बोला है जो स्पेशल है, यानी जो परचेज किसी खास मकसद के लिए है। आई होप दिस एडजस्टमेंट इज क्लियर टू यू पीपल नाउ। अब मैं तो पहले इजी मार्क्स ले लेता हूं, इजी मार्क्स। परचेज फॉर एग्जाम सेल, परचेज फॉर परचेज फॉर ये पैकिंग मटेरियल से एक होली कुरान हम पैक कर रहे हैं, परचेज फॉर एग्जाम सेल। ये मशीन नहीं है, पैकिंग मटेरियल है। इनपुट इधर डालना है, मशीन वाला इधर डालना है। परचेज ऑफ मशीन फॉर एग्जाम सेल प्लस, अब ये वाला टोटल मैच नहीं करेंगे आपके, क्योंकि ये इसमें तो ये भी चीज आ, वो टेंशन नहीं लेनी है अब आपने। डन। परचेज फॉर टैक्सेबल सेल। टैक्सेबल मेरी नजर में दो हैं, पिछले सवाल में तो अल्लाह का शुक्र है 0 लिखा हुआ था, लेकिन इस सवाल में इतना वाज़ेह नहीं लिखा हुआ, तो फिर टैक्सेबल सेल 2 होती हैं, एट 17 भी और एट 0 भी। तो आप मेरे ख्याल से 34 को पकड़ लें, 34 को पकड़ के टैक्सेबल एट 17 में डाल दें, और बोले टैक्सेबल एट 0 में डाल दें। जो 34 को पकड़ के दोनों में डालें, 34 को पकड़ें, डिवाइडेड बाय 1200 जमा मल्टीप्लाइड बाय 1260, और 34 को पकड़ें डिवाइडेड बाय, यार फील करें काम कितना आसान सा है, ये कोई मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं है, काम कितना आसान सा है। डिवाइड बाय 1260 जमा 80 मल्टीप्लाइड बाय 80। 34 के 2 हिस्से करें, 32 और 2, टूट के 2 हिस्से हो गए इसके, 32 और 2। अब ये पैकिंग मटेरियल इधर इस्तेमाल हुआ 32, और ये वाला पैकिंग मटेरियल इधर इस्तेमाल हुआ। चलें अब नोट कर लें।
अच्छा जी, 4:25 पे आ जाएं, फिर हम 35 मिनट में एक और सवाल करेंगे और एक ब्रेक लेंगे फिर नमाज की। ठीक है, 4:25 पे आ जाएं। पॉज कर दो वीडियो, पॉज कर दो वीडियो। अच्छा, न्यूमेरिकल का फेस बनाने से पहले आप इसका टोटल कर लें। 394 प्लस 32, 426, 27, 26 और 10, ये टोटल कर लें। अब हमारी नजर यहां पे होगी और याद हो किसी को, सेल टू अनरजिस्टर्ड। ओके, अब आप मुझे बता दें न्यूमेरिकल का जो फेस बनेगा, आउटपुट लेस इनपुट अदर्स, एक्चुअल प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड, और इसे कंपेयर करेंगे 90% ऑफ आउटपुट से और लोअर को माइनस करेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे और अब हम माइनस करेंगे, वेट करो मैं बता रहा हूं। इसके बाद हम माइनस करेंगे इनपुट मशीन का और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का, ये माइनस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम ऐड करेंगे 3% फर्दर टैक्स, और न्यूमेरिकल के बॉटम पर जो हमने लाइनें डालनी है वो फिर लाइनें डालेंगे। एक तो रिफंड होगा ऑन जीरो रेट, जी जीरो रेट का रिफंड। अब हम बस देखें एक मिनट, जीरो रेट का रिफंड बता दें। ये जीरो रेट सेल है, इसका रिफंड 27 जमा 2, 27 जमा ये वाला 2, 27 और 2, रिफंडेबल ऑन जीरो रेट 27 जमा 2 इज इक्वल टू 29। जी 1260 इंटू 17%, 1260 इंटू 17% जी 214। नेक्स्ट, इनपुट एक्चुअल, इनपुट एक्चुअल 426 और 31, 426 और 31, 426 और 31, लेकिन 426 को जूते मार मार के अंदर लाएं और ये एक्चुअल हो गया कितना, 426। अच्छा, अब सबर सबर, अब रह गया ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड में क्या करें जी? ब्रॉड फॉरवर्ड के अंदर सवाल पढ़ना पड़ेगा यार, ये जरा आप अटेंटिवली सुन लें। सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी, जनवरी से जो सेल्स टैक्स हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है पिछले महीने से वो है 245। आगे सवाल लिख रहे हैं, दिस अमाउंट इंक्लूड इनपुट ऑफ 120 paid on chemical which could not be used and was consequently destroyed.
अब मुझे बता दें डिस्ट्रॉयड गुड्स पर इनपुट अलाउ है। पिछले महीने का इनपुट कितना है? 240। उसमें से एक चीज मैंने क्या कर दी? डिस्ट्रॉय कर दी। उसमें से एक चीज मैंने क्या कर दी? डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट जरा सोच के बताएं, अलाउड है या नॉट अलाउड है? ये हमने पेज 497 पे पढ़ा था। द इनपुट फॉर डिस्ट्रॉयड गुड्स शैल नॉट बी अलाउड, सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23। तो सेक्शन 23 में हमने ये बात पढ़ी थी कि डिस्ट्रॉयड गुड्स का इनपुट अलाउ नहीं है। तो डिस्ट्रॉयड सेक्शन 23, इनपुट नॉट अलाउड। डिस्ट्रॉयड गुड्स का इनपुट माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब बता दें ब्रॉट फॉरवर्ड इनपुट है कितना? 240। इसमें से डिस्ट्रॉयड का कितना है? 120। तो अलाउ कितना कर दें? 120 या 120 को निकाल कर? 120 को निकाल कर, क्योंकि डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, अब बताएं ब्रॉट फॉरवर्ड है कितना? बोलें 4। इसमें से डिस्ट्रॉयड का 240। इसमें से डिस्ट्रॉयड का 125। इसको कंपेयर करना होता है। ये टोटल कितने? 55। इसको कंपेयर किससे करना होता है? 90% ऑफ 214, 193। तो 426 जमा 125, 5 पे 1 आ गया। 90% ऑफ आउटपुट ये आ गया 193। व्हाट इज लोअर? 193। तो माइनस कितना कर दें? 193। माइनस कितना करना चाह रहे थे? कितना किया? कितना कैरी फॉरवर्ड कर लें? 551 माइनस 193, 358। कैरी फॉरवर्ड ऑन टैक्सेबल सेल, ये जीरो नहीं है। ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ना हुआ तो जून के एंड पे जाके जुलाई अगस्त में फिर इसका रिफंड मांगेंगे। और एक्सपोर्ट सेल वाला रिफंड 45 डेज में होता है। ठीक है जी। अब आप मुझे बता दें 214 माइनस 193 जी 21, और 21 माइनस 31, 21 माइनस 31 माइनस 10। आज धमाका होने लगा। आज इधर जवाब नेगेटिव आने लगे, आज तक कभी नहीं आया था। आज इधर जवाब नेगेटिव आने लगे। ओके, अच्छा, ये जवाब नेगेटिव कभी नहीं आया था क्योंकि कभी हमने मशीन इतनी महंगी खरीदी नहीं थी। आज पहली दफा जवाब नेगेटिव आने लगा है। आज पहली दफा जवाब नेगेटिव आने लगा है जी मोहतरम। अगर इनपुट मशीन का नेगेटिव आ जाए तो आज सुन लें, ये भी रिफंड नहीं होता। ये रिफंड आज तक कभी भी जवाब नेगेटिव नहीं आया था। आज पहली दफा जवाब नेगेटिव आया है। इसका नाम मैं मशीन नहीं रख रहा, इसका नाम मैं रख रहा हूं मशीना। बड़ी मशीन, इतनी बड़ी मशीन है, अगर कभी पेपर में मशीना आ जाए, कौन आ जाए पेपर में? मशीना। मशीना क्या होगी? बड़ी मशीन। अगर कभी पेपर में मशीना आ जाए तो जवाब यहां किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। इस नेगेटिव के साथ आपने लिखना है सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ये भी कैरिड फॉरवर्ड है। और आपको पता है 3% तो है ही नहीं। 3% तो फर्दर टैक्स है ही नहीं ना सवाल में। फर्दर टैक्स देख लें कितने? 0। तो ये तो है ही नहीं। तो आज तक कभी जवाब नेगेटिव नहीं आया था। तो लिखें पहले उर्दू में, अगर मशीन का इनपुट माइनस करके जवाब नेगेटिव आए
अगर मशीन का इनपुट जवाब माइनस करके नेगेटिव आए तो उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, और यही लिख देना, नीचे अलग से नहीं लिखना। अगर मशीन का इनपुट माइनस करके, लिखो यार आप भी, अगर मशीन का इनपुट माइनस करके जवाब क्या आए, नेगेटिव आए, तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर मशीन का इनपुट माइनस करके जवाब नेगेटिव आए तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर मशीन का इनपुट माइनस करके जवाब नेगेटिव आए तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। अच्छा, अगर फर्दर टैक्स होता तो भी मैं ये डबल अंडरलाइन लगा देता और फर्दर टैक्स फिर अलग से निकलता, वो पेएबल टू गवर्नमेंट होता। अगर फर्दर टैक्स 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये निकलता, वो पेएबल टू अलग से गवर्नमेंट होता, और इन दोनों का नेट करने की इजाजत नहीं है। तो जो हजरात लेट आए हैं, जरा 1 मिनट के लिए तसल्ली से मेरी बातें सुन लें, फिर नोट कीजिएगा। अब सारा इधर देखें, मैंने आपकी गैर मौजूदगी में इन दोनों फिगर्स का टोटल किया था, वो रहता था, इन दोनों फिगर्स का टोटल किया था, इन दोनों फिगर्स का टोटल किया था, इन दोनों फिगर्स का टोटल किया था। देखते हैं सारे ऊपर, ये एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट है, ये सारा डेड हो जाने, इसकी टेंशन नहीं। 27 जमा 2 रिफंड हो जाने, 426 और 31 को आपने सवाल के फेस पे ले जाना है। 426 और 31 इसको आपने सवाल के फेस पे ले जाना है। 426 और 31 इसको आपने सवाल के फेस पे ले जाना है। सवाल के फेस पे ले जाने के बाद अगला काम आपने क्या करना है, भाई बातें ना करना, देखो दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे। इसको 426 और 31 को आपने सवाल के फेस पे ले जाना है। ब्रॉड फॉरवर्ड को इसी तरह जमा करना है। ब्रॉड फॉरवर्ड में एक एडजस्टमेंट थी, आप इसे समझ लीजिएगा, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। ब्रॉड फॉरवर्ड, अब इन दोनों को जमा करके और 90% से कंपेयर करके एक नया कॉन्सेप्ट छोटा सा ये आया कि हमारी मशीन नहीं आई बल्कि मशीना आ गया, बहुत बड़ी हैवी मशीन आ गई। तो ऐसी सूरत में जवाब क्या आ गया, इसके साथ रिफंडेबल लिखना है, ये सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड, और वो जो 3% फर्दर टैक्स है, अगर वो 1 रुपया भी आता तो वो 1 रुपया अलग से पेएबल टू गवर्नमेंट हो जाता। क्लियर? सो दैट वाज ऑल। ये हमारा न्यूमेरिकल था, ये वाला। चलो यार, पार्ट ए क्लोज कर दो, अब पार्ट बी बनाते हैं।